Namaskar everyone. My dear students, I welcome you all to this exclusive mains paper discussion of the recently concluded mains examination 2020. देखिए मेनली इस डिस्कशन को करने के दो मकसद हैं, ठीक है। सबसे पहला तो ये है कि जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था, करंट ईयर में एग्जाम दिया था, वो लोग अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं, ठीक है, एंड दे कैन गेट टू नो कि वो क्या स्कोर की संभावना लगा सकते हैं पेपर के अंदर। दूसरी चीज ये भी पता चल जाएगा कि अगर आंसर मैच नहीं कर रहा है एंड उन्होंने कुछ गलती करी है तो यहां पर मैं स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन करूंगा बच्चों, जिसकी मदद से आपको ये पता चल सकता है कि भाई कौन से स्टेप तक एटलीस्ट मैंने ठीक किया है। तो यू कैन फोरकास्ट एंड यू कैन प्रिडिक्ट कि आप कितने नंबर एग्जाम के अंदर स्कोर कर रहे हो। Okay, so I will be discussing the fluid mechanics part of this mains paper that was recently conducted. देखिए दूसरा मकसद भी है इस डिस्कशन का। दूसरा मकसद ये है कि जो बच्चे एस्पिरेंट्स हैं, दैट इज जिन्होंने इस करंट ईयर में पेपर नहीं दिया बट दे आर एस्पिरेंट्स टू द पेपर, नेक्स्ट ईयर का प्लान कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर एग्जामिनेशन देंगे या मे बी उसके नेक्स्ट ईयर एग्जाम का प्लान कर रहे हैं, तो जो एस्पिरेंट्स हैं उन्हें एक आइडिया लगना जरूरी है दैट हाउ टू स्टडी, व्हाट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, बिकॉज रिसेंटली कंक्लूडेड एग्जामिनेशन है। तो भाई अपने को एक आइडिया लगता है कि एग्जाम में, मेंस के पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो ये बिल्कुल आपको पता चलेगा कि आप तैयारी राइट डायरेक्शन में कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, एटलीस्ट एक आइडिया तो मिलेगा ही, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इफ आई टॉक अबाउट फ्लूइड मैकेनिक्स दिस ईयर फ्लूइड मैकेनिक्स वाज अ टोटल ऑफ 32 मार्क्स। थोड़ा सा कम मार्क्स का आया था फ्लूइड मैकेनिक्स इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर द फ्लूइड मैकेनिक्स केम फॉर 52 मार्क्स। और अगर हम फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीन्स को मिला दें, टर्बो मशीनरी को मिला दें, बिकॉज ये दोनों सब्जेक्ट्स को आप अलग अलग नहीं ले सकते हैं, मेंस के पेपर में एक तरह से आप इनको एक सिंगल एंटिटी ही मानकर चलिए, ठीक है। सो एग्जामिनेशन का ट्रेंड रहा है कि जिस ईयर फ्लूइड मैकेनिक्स थोड़ा ज्यादा पूछता है, हाइड्रोलिक मशीन्स कम पूछ लेता है, और जिस ईयर में एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू, है ना। सो इस साल उसने फ्लूइड मैकेनिक्स थोड़ा कम मार्क्स का पूछा, दैट इज ऑन द बोर्ड, 32 मार्क्स का ही पूछा। अगर हम देखें तो सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस थे बट हाइड्रोलिक मशीन्स ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 72 मार्क्स का पूछ लिया। सो टोटल वेटेज अगर आप देखो तो 32 प्लस 72, 104 to 5 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली वर फॉर फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन्स, ठीक है। सो डेफिनेटली वंडरफुल। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज क्वेश्चंस इन डिटेल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वाज क्वेश्चन 1A was asked here. So I am reading the question because बच्चा लोग सी रीडिंग इज विनिंग, फॉर श्योर रीडिंग इज विनिंग। सबसे पहले पेशेंटली, और ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, ये कोई एक दिन में नहीं आती। बड़े सारे बच्चे चीजों को रश करने की कोशिश करते हैं बट दैट इज गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू, फॉर श्योर इट इज गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू। सो सबसे पहला स्टेप है कि आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि कन्वेंशनल एग्जामिनेशन है, इसके अंदर गिवन डेटा भी लिखना होता है सबसे पहले, और स्टेप बाय स्टेप मार्किंग है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना जरूरी है ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व करो, एक्यूरेटली सॉल्व करो और वन गो में आंसर लाओ। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलो देखते हैं, चलिए रीड करते हैं क्वेश्चन एंड आई एम गोइंग टू मार्क ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आर देयर इन द क्वेश्चन with the blue color highlighter. So the velocity components in a 2D incompressible flow. Okay, so it is already given in the question that it is a 2D incompressible flow, and for 2D incompressible flow the x component of velocity is given as this and the y component of velocity is given as this. Then that fellow is asking you that tell whether the flow is rotational or irrotational. देखिए दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, टू बी वेरी फ्रैंक
it is some kind of an objective type question is there, but see, the question was asked for 12 marks, was asked for 12 marks. तो ऐसा हो जा, बल्कि अगर मैं आपको बताऊं तो ये क्वेश्चन आप 2 लाइंस में भी लिख सकते हो, बस यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला फॉर रोटेशनल, एंड इफ इट इज कम्स आउट टू बी 0 देन द फ्लो इज इररोटेशनल, बट द क्वेश्चन इज ऑफ 12 मार्क्स. तो बेटा इंजीनियरिंग सर्विसेज के मेंस के पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि होते 2-3 लाइंस का ही उनका सोल्यूशन होता है, लेकिन नंबर ऑफ मार्क्स दे कैरी ह्यूज नंबर ऑफ मार्क्स. तो ऐसी परिस्थिति में आप अपने मन में एक चीज तो बना लें कि आपको यार कंटेंट तो देना है ना थोड़ा बहुत 12 मार्क्स के हिसाब से. तो यहां पर आप थोड़ा थ्योरी पोर्शन भी लिख सकते हो. आप क्वेश्चन के अंदर देखो, न्यूमेरिकल तो हम सॉल्व कर ही देंगे, बट मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूं कि आपको करना क्या चाहिए, क्योंकि दो लाइनों का सोल्यूशन बट 12 मार्क्स. सो इधर आप डेफिनेशन बता सकते हो दैट व्हाट इज रोटेशनल फ्लो एंड व्हाट इज इररोटेशनल फ्लो. यू कैन राइट द फॉर्मूलाज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी अबाउट अ सर्टेन एक्सिस एक्स वाई एंड जेड. आप फॉर्मूलेज मेंशन कर सकते हो. उसके अलावा आप कंप्रेसिबल इनकंप्रेसिबल जनरलाइज कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लिख सकते हो. ठीक है. उसके अलावा यू कैन डिफाइन दैट एवरी फ्लूइड फ्लो मस्ट सैटिस्फाई द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, देन ओनली द फ्लूइड फ्लो इज पॉसिबल. करना ही पड़ेगा अपने को, बिकॉज लेस सोल्यूशन जो है वो छोटा है बट नंबर ऑफ मार्क्स ज्यादा है. तो अपनी तरफ से थोड़ा सा आप फॉर्मूले वगैरह सब लिख दें, पर फिलहाल तो मैं आपको सोल्यूशन करके दिखाएंगे इसका. सो बेटा द थिंग वाज आई एम गोइंग फॉर द सोल्यूशन, डोंट वरी. So I am going for the solution. Excellent students of India. देखिए. So you see the first of all what was given in the question. Let me write those things that were given in the question. The most important thing for solving a fluid kinematics question is that you should know that what is given in the question, because based on that then you will apply your equations for kinematics. Okay, so what are the things which are given in the problem is, first of all he has clearly mentioned in the problem that the flow is 2D. Other thing is that the flow is incompressible. Excellent. Then he has given you the x and y component of velocity. So the x component of velocity is given as 8x square y minus 8 by 3 y cube, and v is equal to minus 8x y square plus 8 by 3x cube. So these are the components of velocity which are already given in the problem. Okay, very good. बेटा जो मेंस के बच्चे हैं जिन्होंने इस साल मेंस दिया है एंड दे हैव डन देयर मेंस क्लासेस इन मेड इजी, क्लासरूम में आपको एग्जैक्टली सिमिलर वैरायटी का क्वेश्चन करवाया गया है, एंड पीछे भी काफी सारे सालों में इस वैरायटी का क्वेश्चन पूछ रखा है. सिविल सर्विसेज पेपर में भी, इंजीनियरिंग सर्विसेज पेपर में भी, बोथ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग. सो ऐसा नहीं है कि कोई तोपची चीज क्वेश्चन आ गया है. इट्स अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम, बट आपको क्लासरूम के अंदर ये ब्रीफ किया गया है. चलिए, सो this thing, and you have to show that the flow is irrotational. But before showing that the flow is irrotational, let us check for the continuity equation. So let me go for the solution. My dear students, आप इधर देखो. So already it is mentioned that the flow is 2D incompressible flow is there, है ना? So if the flow is 2D incompressible, then how to check whether the flow is possible or not? Hey, what is the continuity equation which is applicable to a 2D incompressible flow? All of you know that it is del u by del x plus del v by del y must be equal to 0. So let us check. बेटा यही तो इक्वेशन है अपनी continuity equation. This is the equation. Okay. So अब हम क्या करेंगे, u और v की वैल्यूज को इसके अंदर पुट करके देखेंगे. इफ द आंसर कम्स आउट टू बी 0 then the flow is possible and the given velocity profile or the velocity components are satisfying the continuity equation. Very good. So let us put the values in this. So it is going to be del by del x of u. The value of u is given as 8x square y minus 8 by 3 y cube.
8/3y cube. Very good. Next, plus del by del y of, very good, v, and v value is given as minus 8xy square, 8xy square plus 8/3x cube. Clear? A, सुनो, don't put it equal to 0. अभी आप चेक कर रहे हो कि whether this thing is coming out to be 0 or not. तो अभी तो आप चेक कर रहे हो ना, so don't put it equal to 0. Let us check whether this thing is coming out to be 0 or not. My dear, let us differentiate. So this is going to be 16xy. This term is going to be 0 because there is no component of x in here, and this term is going to be again minus 16xy, and this term is going to be 0. Oh my god, so this is coming out to be 0. So our components of velocity which were given in the question are satisfying the continuity equation. Hence I can say that the flow is possible, that the flow is possible. देखो बेटा, मेंस का पेपर है, डिस्क्रिप्टिव पेपर है, तो सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। और मैं आपको पहले ही बताया कि ये तो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन कर रहा हूं, बट आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन में थोड़ा और ब्रीफ भी करना पड़ेगा। जनरलाइज कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन से 2D का इक्वेशन कैसे आया, फिर वो इक्वेशन अप्लाई करके आपने ये निकाला, फिर अगला अब क्या प्रूफ करना है, दैट द फ्लो इज इररोटेशनल, है ना। इधर देखो, सो उससे पहले अब आप इधर डेफिनेशंस मेंशन करोगे कि रोटेशनल फ्लो क्या होता है, इररोटेशनल फ्लो क्या होता है, थोड़ा सा ब्रीफ तो करना पड़ेगा ना भाई। 12 नंबर का क्वेश्चन है, बट यहां तो मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं। हाँ भाई, a flow is called as an irrotational flow if everybody knows that the angular velocity about x-axis, about y-axis and about z-axis, if it is going to be 0, then my dear students, you guys know this thing already, that such a flow will be called as irrotational flow. Irrotational flow. Clear? Yes, but listen, all the three components omega x of angular, y and z of angular velocity, you have to check when the flow is a 3D flow. But in this problem, it's a 2D flow, and if it is a 2D flow, no need to check all the components. Directly you can see that only the x and y component of velocity are given, that is u and v are given in the problem. Okay, so you should check only one component as it is, as the components are in x and y. So rotation about z axis you should check. All this stuff beautifully I have explained in the classroom. Okay, कि अगर 3D होगा तो फिर हमें तीनों चेक करने पड़ेंगे, बट 2D के केस में एक कंपोनेंट से भी काम चलेगा। और यहां पर कौन सा वाला कंपोनेंट चेक करना है, ओमेगा जेड, because you see the velocity is given in xy plane, that is u and v, so the rotation about z axis you should check. So chalo re baba, let us check for rotation about z axis. So what is going to be the rotation about z axis? Formula is half times del v by del x minus del u by del y. Clear? Chalo, let us check. So this is going to be half times del v by del x is del by del x of v. Let us put the value of v is minus 8xy square plus 8/3x cube. So therefore I am already having the values, so I am writing from here. So this is v value is minus 8xy square plus 8/3x cube. Wonderful beta. Minus of del by del y of u value is given as 8x square y minus 8/3y cube. Wonderful. Now when you are going to solve this, you are going to get the answer as 0, and hence proved if omega z is coming out to be 0, then you can for sure say that the flow is irrotational. So बेटा कोई रॉकेट साइंस नहीं है,
बट द थिंग इज कि इस साल का मेंस का पेपर एफएम का इजी आया था, बल्कि मैं तो कहूंगा कि काफी इजी आया था। तो जो 32 मार्क्स पूरे के पूरे हैं वो फुल स्कोरिंग है, फुल स्कोरिंग है, बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए कहीं पर भी, ठीक है। सो ऑल दो स्टूडेंट्स कैन चेक देयर आंसर्स फ्रॉम हियर, और वो एडिशनल बातें ध्यान रखना जो कि मैंने आपको बताई है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ओके, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम, and the next problem was a theoretical one. So this is the problem in front of you. So this is second question, A part, and the first part to that, it was a theoretical question. He's saying prove that equipotential lines and streamlines are orthogonal to each other. Very simple. In almost every batch of made easy here, I have proved this in regular batch everywhere. This is a very common question, nothing rocket science about it, but I will prove here. But next he says, how do you distinguish between developing flow and fully developed flow? ऐसा कोई बैच नहीं रह गया होगा जिसके अंदर ब्यूटिफुली ऑलमोस्ट 30 to 35 मिनट्स के एक्सप्लेनेशन क्लासरूम के अंदर हर बैच में किए गए, दैट व्हाट इज डेवलप फ्लो, व्हाट इज डेवलपिंग फ्लो, what is the entry length, what do we mean by entry length, and what do we mean by fully developed flow. But I will take this, and this was 4 marks and 2 marks, so 6 marks question this is. But let me take this opportunity to explain beautifully that what do we mean by developing and developed flow. जो बच्चे मेंस का एग्जाम नहीं भी दिए हैं उनके लिए भी हाईली यूजफुल है, प्लीज आप ध्यान से सुनिएगा। हालांकि 2 नंबर का ही आया था, बट मैं थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो। बाकी जो मेंस दिए हुए बच्चे हैं वो तो समझ ही सकते हैं। आइए, सो फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेक दिस सर्कुलर पाइप इज देयर एंड लेट अस अज्यूम दैट द फ्लूइड एंटरिंग द सर्कुलर पाइप इज एन इनकम्प्रेसिबल फ्लो. So incompressible flow is taking place in this pipe. Now देखिए, to understand developed and developing flow, your concepts of viscosity, your concepts of boundary layer theory should be crystal clear. Then only you will be able to understand and match with the frequency of teacher के सर कहना क्या चाह रहे हैं। चलो बच्चों इधर देखो, सो ये अपना सर्कुलर पाइप है और हमने अज्यूम कर लिया है that an incompressible flow is taking place through this circular pipe. Now everybody knows when the fluid is going to enter, okay, when the fluid is going to enter into this, then let me mark with blue color highlighter, this is going to be the entry into the pipe. This is going to be the entry region of the fluid into the pipe. बेटा मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा स्लोली एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, बट डेफिनेटली जो बच्चे मेंस का पेपर नहीं भी दिए थे दे विल ऑल्सो थॉरोली एंजॉय दिस, कि सर व्हाट एन एक्सप्लेनेशन, बट यू प्लीज लुक एट द बोर्ड. सो दिस इज द entry you see. Now first of all, what I am trying to say here is that all the distances that I am going to measure from the entry I am going to show with the symbol x. So what is x? X is the distance from the entry. Okay, now everybody knows that when an incompressible fluid is going to enter into this, incompressible fluid is going to enter into this, at the entry there will be no boundary layer, there will be no boundary layer, and the velocity of the fluid entering into the circular pipe will be uniform throughout the cross section, as there is no effect of the boundary and there will be no viscous effects also. So you can say that the fluid at the entry section, that the fluid at the entry section of the circular pipe is having a uniform speed which is u infinity, and let me call this uniform speed as free stream velocity, my dear students. So this is the free stream velocity. देखो कुछ सीखना है तो धैर्य रखना ही पड़ेगा, ये फैक्ट है। हवा दबड़ी में इधर उधर रहोगे और ये वो दिस दैट आगे बढ़ा दोगे वीडियो को, नहीं सीख पाओगे कभी, क्योंकि कुछ बहुत अच्छी चीज आ रही है एंड आई एम डिवोटिंग टाइम ऑन दिस, तो इसलिए आप सीख ही लो, समझ ही लो,
है ना, पढ़ना ही तो है. So therefore free stream velocity at the entry. Okay, wonderful. But everybody knows that अगर आपके viscosity और boundary layer के concept थोड़े भी clear हैं, you guys might be knowing that from the entry, okay, the boundary layer will gradually keep on increasing in the circular pipe, है ना. So as the distance from the entry will keep on increasing, the boundary layer will keep on increasing gradually. अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में जब फ्लूइड आता है तो बाउंड्री लेयर कोई इंस्टेंटेनियसली डेवलप नहीं होता है. बाउंड्री लेयर ग्रोज ग्रेजुअली. No matter whether the flow is happening over a flat plate or a duct or a circular pipe, for that reason boundary layer is going to grow gradually. Wonderful. So therefore ये लाल कलर के मार्कर से आपको दिखा रहे हैं that boundary layer अपना साम्राज्य बढ़ाता चला जा रहा है. बाउंड्री लेयर अपना साम्राज्य बढ़ाता चला जा रहा है. अच्छा, एक चीज बताओ, बाउंड्री लेयर ग्रो करते करते मैक्सिमम कहां तक जा सकती है उसकी थिकनेस? यू सी ना, ओवर द पाइप वॉल द थिकनेस डेल्टा द थिकनेस डेल्टा ऑफ बाउंड्री लेयर विल कीप ऑन इंक्रीजिंग until and unless the maxima is reached, which is the center line of the pipe. So once our boundary layer thickness reaches the center line of the pipe, then after that there will be no more effects, and the complete flow will behave viscous. The complete flow will behave viscous. Clear? Yes, wonderful. Just concentrate on board. Okay. So therefore this is the bound. अच्छा बेटा, इसको जरा 3D एनालाइज करने की कोशिश करो. मान लीजिए हमारे पास एक पाइप है, फ्लूइड जब एंटर किया उस पाइप के अंदर तो पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शन पे वेलोसिटी u इंफिनिटी है, ठीक है. लेकिन जैसे जैसे फ्लूइड आगे बढ़ेगा पूरा 360 डिग्री वॉल पे, ये देखो ना, पूरा 360 डिग्री वॉल पे धीरे धीरे बाउंड्री लेयर का साम्राज्य किंगडम बढ़ता चला जाएगा और मैक्सिमा कहीं यहां पर रीच करेगा जब बाउंड्री लेयर का जो थिकनेस है ना वो सेंटर ऑफ द पाइप के बराबर आ जाएगा. क्लियर यहां तक? यस. नाउ हाउ द वेलोसिटीज आर गोइंग टू वेरी, यू शुड रियलाइज दिस, that the velocities are going to vary in x direction or the direction of the flow, है ना, and the radial direction. The velocity will vary with radius. Wonderful. So my dear students, let this section which I have taken is the E section, which is the entry section. Clear? So at the entry section everywhere the velocity is uniform, but let us take another cross section which is somewhere here, and let this cross section be some cross section 1. Now every one of you should be knowing this fact that when we are talking at section 1, then you guys can see that this, okay, let me show with highlighter, don't worry. Then you guys can clearly see that in this region here and in this region here there will be effects of boundary. And what do we mean by effects of boundary? Effects of boundary means that due to no slip condition at the boundary, there will be velocity gradients in the region which are close to the pipe wall. So पाइप की वॉल के करीब के हिस्से में जितना वेलोसिटी हो सकता था आइडियली उतना नहीं हो पाएगा, वेलोसिटी उससे कम मिलेगा. किसके कारण? पाइप की वॉल के नो स्लिप कंडीशन के कारण. मान रहे हो? यही तो होता है. ये आपकी जिम्मेदारी है बेटा पढ़ना. मैं यहां पर सिर्फ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन उसका बेसिक आपको क्लासरूम में सब पढ़ा दिया गया है, ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर दिया गया है. इसीलिए तो मैंने स्टार्टिंग में बोला बेटा ये टॉपिक पढ़ने से पहले आपका विस्कोसिटी क्लियर होना चाहिए, आपका बाउंड्री लेयर क्लियर होना चाहिए. हम अभी हाई लेवल की बातें कर रहे हैं. सो ये जो रीजन है अप टू अ सर्टेन हाइट, here the velocity is going to be less than the free stream velocity. So you can clearly see when the fluid was entering in the same height, the velocity was equal to free stream velocity because there were no effects of viscosity were there.
But at a certain distance x from the entry, what will happen? There will be effects of boundary layer, and due to that effect of boundary layer, जितना स्पीड से इस हाईलाइटेड रीजन से फ्लूइड फ्लो करना चाहिए था उतनी स्पीड से नहीं कर पाएगा, उससे कम स्पीड से करेगा। भाई बाउंड्री लेयर का डेफिनेशन ही यही होता है ना, that it is a small region close to the boundary where there are velocity gradients are there, viscous effects are there, and also you can say that the speed will be less than the free stream velocity or the ideal velocity, है ना। So in this region there will be effects of boundary and the velocity will be lesser than the free stream velocity. Oh my god, but one thing is for sure, that our flow is incompressible, है ना। If the flow is incompressible, then the mass flow rate at every cross section, each and every cross section in the pipe has to be same. So the important point to note here is that mass flow rate at all the sections should be same. So whatever mass flow rate is entering per unit time should be equal to m dot at 1 or m dot at 2 or m dot at 3 for sure at any given cross section. Mass flow rate has to be conserved at any given section. But यहाँ पर पंगा हो गया। क्या पंगा हो गया भाई? जब फ्लूइड ने एंटर किया तो इस वाले क्रॉस सेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं था, कोई विस्कस के इफेक्ट्स नहीं थे, तो ज्यादा वेलोसिटी से फ्लूइड एंटर किया, ठीक है। पर व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दिस रीजन? अगेन आई एम मार्किंग हियर, सी इन दिस region what is going to happen? Here the velocity is going to be less than free stream velocity, but वो इसका मतलब जितना मास फ्लो रेट इस रीजन से पास हो सकता था उतना पास ना होके उससे कम पास होगा। तभी तो बाउंड्री लेयर थ्योरी में हम लोग निकालते हैं लॉस ऑफ मास फ्लो रेट। फिर हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट थिकनेस डेल्टा स्टार का, कुछ याद है आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट थिकनेस डेल्टा स्टार का? तो यहां पर इस वाले रीजन में जितना मास फ्लो रेट पास हो सकता था उससे कम मास फ्लो रेट पास हो पाएगा, बिकॉज द वेलोसिटी इज लेसर देन द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। आई होप यहां तक सब चीज क्लियर है। यस, नाउ बट यहां पर तो जितना मास फ्लो रेट जा सकता था उससे कम जाएगा, बट पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शन पे मास फ्लो रेट क्या होना चाहिए? कंजर्व्ड होना चाहिए। जितना पर यूनिट टाइम एंटर हुआ था उतना ही पर यूनिट टाइम यहां पे भी पास होना चाहिए। तो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली व्हाट फ्लूइड इज गोइंग टू डू इज, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, फ्लूइड इज अ ब्लडी मैजिशियन, बल्कि फ्लूइड इज अ ब्लडी मैथमेटिशियन। What fluid is going to do is, see, and also one more thing, in this region you should see that the velocity profile is not going to be constant. In the region of boundary layer there will be velocity profile is going to be there, है ना? This is going to be the case, but so you can clearly see that in comparison to the ideal mass flow rate, the mass flow rate passing through this section per unit time will be lesser. To compensate that loss of mass flow rate, that whatever mass flow rate was not able to pass from here will pass from outside the boundary layer. I will show with white highlighter, don't worry. पहले तो मैं दिखा दूं आपको white marker से, ये जो व्हाइट मैंने दिखाया है, दिस रीजन इज इनसाइड द बाउंड्री लेयर और आउटसाइड द बाउंड्री लेयर। दिस रीजन इज आउटसाइड द बाउंड्री लेयर। चलो मैं जूम कर देता हूं, ये देखो ध्यान से, और दिस रीजन इज आउटसाइड द बाउंड्री लेयर। बेटा कंसंट्रेट। सो सर इज टॉकिंग अबाउट दिस रीजन, and this region all of you can see is outside the boundary layer। अभी देखो यहां और यहां का नुकसान सेंटर वाला रीजन विच इज आउटसाइड द बाउंड्री लेयर उसको कंपनसेट करेगा, ठीक है। अभी जो मास फ्लो रेट यहां और यहां से पास नहीं हो पा रहा है उतने मास फ्लो रेट को इस व्हाइट वाले सेंट्रल कोर रीजन विच इज नॉन विस्कस विच इज आउटसाइड द बाउंड्री लेयर से पास होना पड़ेगा, समझ रहे हो?
तो उतने ही टाइम में सेंटर वाले रीजन से ज्यादा मास फ्लो रेट अगर पास होना है तो इसका मतलब फ्लूइड को इस कोर रीजन में अपनी वेलोसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। ये जिस बच्चे को ब्यूटी समझ में आ गई, मजा ही आ जाएगा जीवन का। सो कोर रीजन की अगर मैं बात करूं तो कोर रीजन में यहां पर वेलोसिटी विल बी सम v1 and you know this v1 velocity will be greater than u infinity, which is the inlet velocity. Can you please explain why at the core region the velocity is going to increase? Because देख भाई, यहां से जो नुकसान हो रहा है, यहां से जो नुकसान हो रहा है, वो मास फ्लो रेट सेंटर से पास करेगा, लेकिन टाइम तो फिक्स है ना, पर यूनिट टाइम ज्यादा मास फ्लो रेट को पास होना है। तो भाई कोर रीजन इनविसिड, ये जो व्हाइट वाला सेंट्रल रीजन दिखा रखा है ना, ये देखो आप, ये जो व्हाइट वाला सेंट्रल रीजन दिखा रखा है, दिस इज द इनविसिड कोर रीजन, दिस इज द इनविसिड कोर रीजन, है ना। और यू कैन से सेंट्रल रीजन जो है दैट इज गोइंग टू बी इररोटेशनल, है ना, वेरी गुड। और यू कैन से इन द सेंट्रल रीजन द बर्नौलीज इक्वेशन, क्लासिकल बर्नौलीज इक्वेशन इज ऑल्सो एप्लीकेबल। बड़ी सारी चीजें हैं, समझ आ गया। सो v1 विल बी ग्रेटर देन u इंफिनिटी। तो फ्लूइड बड़ा तगड़ा मैथमेटिशियन है भाई, वो तुरंत कैलकुलेशन करेगा, यहां इतनी हाइट में, डेल्टा हाइट में मेरे को इतना नुकसान हो रहा है, तो जितना नुकसान हो रहा है, लेकिन मास फ्लो रेट कंजर्व रहना चाहिए, तो उतना ही मास फ्लो रेट वो सेंट्रल रीजन से पास कर देगा अपनी स्पीड को बढ़ा के, सच दैट द मास फ्लो रेट एट द एंट्री एंड द मास फ्लो रेट एट सेक्शन 1 इज सेम पर यूनिट टाइम। क्लियर? यस, वंडरफुल। इन सिमिलर मैनर और इन सिमिलर फैशन, इफ यू टेक दिस क्रॉस सेक्शन, ओके, तो साथियों आप देख सकते हो कि जैसे जैसे आप पाइप के अंदर आगे बढ़ते चले जाओगे, बाउंड्री लेयर का साम्राज्य बढ़ता चला जाएगा। एंड बाउंड्री लेयर का साम्राज्य जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा भाई, लॉसेस भी बढ़ते चले जाएंगे, है ना, और बाउंड्री लेयर का थिकनेस भी बढ़ता चला जाएगा। Okay, so here what is going to happen? Now this is the height in which there will be losses. This is the height in which there will be losses. So therefore in this region what is going to happen, bacha? The velocity distribution is going to be something like this. Is going to be something like this. And you can clearly see that at section 2 the losses will be more in comparison to section 1. है ना? बेटा देख कुछ बच्चे ये लॉस वाले टर्म को गलत सोचने लगते हैं। बेटा व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट लॉस, दिस मींस आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली द बाउंड्री लेयर रीजन, क्योंकि टोटैलिटी में तो मास फ्लो रेट कंजर्व्ड है, टोटैलिटी में तो मास फ्लो रेट कंजर्व्ड है हर सेक्शन का। बट अगर मैं आपको कह रहा हूं कि भाई लॉस बढ़ गया, इसका मतलब सर इस वाले रीजन की बात कर रहे हैं, ये देखो हाइलाइटर से दिखा देते, कोई दिक्कत, टेंशन नहीं लेनी होती है बच्चा, ये वाला रीजन, इस रीजन में लॉसेस बढ़ गए, क्योंकि देख सकते हो आप हाइट बढ़ गया बाउंड्री लेयर का। अब जरा आप ही लोग मुझे बताओ कि अब यहां पर लॉसेस ज्यादा तो मास फ्लो रेट का जो नुकसान है, मतलब जो मास फ्लो रेट यहां से पास होना चाहिए था वो ज्यादा यहां से पास नहीं हो पाएगा। सो वो कहां से कंपनसेट होगा, आप लोगों को पता है, आउटसाइड द बाउंड्री लेयर से कंपनसेट होगा। सो दिस वाइट region where the velocity distribution is constant, this white region where the velocity distribution is constant is the core region or inviscid region in this case. And how many students can, देखो एक पॉइंट अगर आपने समझ लिया तो और मजा आ जाएगा। आप मुझे ये बताओ, यहां पर ये व्हाइट वाले रीजन से अब लॉसेस ज्यादा है, तो अब और ज्यादा मास फ्लो रेट सेंटर से कोर रीजन से पास होने का कोशिश करेगा, है ना, और ज्यादा मास फ्लो रेट कोर रीजन से पास होना है तो वेलोसिटी v1 के बराबर होगा कि v1 से भी ज्यादा होना चाहिए, कोर रीजन में v1 से भी ज्यादा होना चाहिए। सो व्हाट यू कैन से इज वेलोसिटी v2 विल बी ग्रेटर देन v1, दैट वेलोसिटी v2 विल बी ग्रेटर देन v1। आर वी क्लियर बच्चा लोग? यस। सो
एंटर समराइज कर रहे हैं चीजों को, जब फ्लूइड फ्लो पाइप के अंदर एंटर किया तो पूरे क्रॉस सेक्शन पे कांस्टेंट स्पीड के साथ एंटर किया, बिकॉज देयर वर नो इफेक्ट्स ऑफ बाउंड्री, है ना. बट स्लोली एंड स्टडीली एज फ्लूइड मूव फॉरवर्ड इनटू द पाइप अप टू अ सर्टेन लेंथ फ्रॉम द एंट्री, देयर विल बी इफेक्ट्स ऑफ बाउंड्री इज गोइंग टू बी देयर, एंड दैट बाउंड्री इफेक्ट्स आर गोइंग टू इंक्रीज विद डिस्टेंस फ्रॉम द एंट्री, है ना. So what is going to happen is whatever loss is going to happen in the boundary region, that loss of mass flow rate will be compensated in the inviscid core region by increasing the velocity of the flow, by increasing the velocity of the flow. So 1 से 2 में जब आप कोर रीजन की बात करते हो, चलो किसी और हाइलाइटर से दिखाते हैं, किसी और पेन से दिखाते. डोंट वरी बेटा, पढ़ना है तो फिर अच्छे से ही पढ़ना है. ये देखो, ये यहां पर अगर आपने एक पॉइंट लिया विच इज पॉइंट 1 इन द इनविसिड कोर रीजन, यहां पर आपने एक पॉइंट लिया विच इज पॉइंट 2 इन द इनविसिड कोर रीजन, तो 1 और 2 का जो इनविसिड कोर रीजन के 1 और 2 पॉइंट्स आपने लिए, आप ये बताइए 2 पर वेलोसिटी ज्यादा होगा, 1 पर प्रेशर वेलोसिटी कम होगा, तो प्रेशर भी तो चेंज होगा ना, प्रेशर डिक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, वेलोसिटी इंक्रीज तो प्रेशर डिक्रीज. क्लियर. अब लाख पते की एक बात है, ऐसा करते 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 एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा जब पूरा का पूरा पाइप और जो बाउंड्री लेयर है वो मैक्सिमम रेडियस तक पहुंच जाएगा, एंड ऐसा परिस्थिति में यू आर गोइंग टू गेट द वेलोसिटी प्रोफाइल समथिंग लाइक दिस, एंड द कंप्लीट पाइप फ्लो, कम ऑन सी द कंप्लीट, भाई देख धीरे धीरे डेवलप हो रहा है ना, डेवलप हो रहा, तो जब मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा तो कंप्लीट पाइप फ्लो विल बी डोमिनेटेड बाय द इफेक्ट्स ऑफ विस्कोसिटी, और यू कैन से दैट इट विल बी विस्कस फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड. Oh my God, viscous flow of incompressible fluid. It is going to be viscous flow of incompressible fluid. Once एक बारी ऐसी परिस्थिति अचीव हो गई, उसके बाद फिर आगे पूरे पाइप में अब कोई और परिवर्तन, कोई और चेंजेस, क्योंकि भाई बाउंड्री लेयर जो है वो मैक्सिमाइज कर चुकी है, वेलोसिटी प्रोफाइल अब सेट हो चुकी है, ठीक है. अब आगे पाइप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, एंड द वेलोसिटी प्रोफाइल एवरीवेयर विल रिमेन कांस्टेंट. सो इसके बाद वेलोसिटी प्रोफाइल इज नॉट गोइंग टू चेंज एंड वेलोसिटी प्रोफाइल विल रिमेन कांस्टेंट. क्लासरूम में आपको पढ़ाया गया है द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज वेलोसिटी. तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये लेमिनार फ्लो थ्रू पाइप है, मतलब रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 2300 है या 2000 फॉर जनरल टर्म्स, अगर वो है तो ये जो वेलोसिटी प्रोफाइल बनेगा ये पैराबोलिक बनेगा, है ना. सेम गोज विद टर्बुलेंट. अगर आपका फ्लो रेनॉल्ड्स नंबर 4000 से ज्यादा है तो जो ये डेवलप्ड रीजन में जो प्रोफाइल बनेगा वो लॉगरिथमिक बनेगा, मच मोर फ्लैटर प्रोफाइल बनेगा, मच मोर फ्लैटर प्रोफाइल बनेगा. अरे हाँ के ना बच्चे, कुछ आ रहा है, देखो कॉन्सेप्ट लेकर जाओ. देखो इंजीनियरिंग सर्विसेज के पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन आया, लेकिन कॉन्सेप्ट इतना शानदार है कि 2 नंबर थ्योरेटिकल तो ठीक है, न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगा, हर जगह काम आएगा, तो इसलिए मैं पूरा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि लेकर जाओ, बटोर लो आप, तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट बटोर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है. तो विस्कस फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स, एक्सेलेंट. नाउ सर्टेन लेंथ के बाद जब फ्लो स्टेबलाइज हो जाएगा, वेलोसिटी प्रोफाइल चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी प्रोफाइल कांस्टेंट हो जाएगा. एंड अच्छा एक और बात सुनो, जब तक ये वाला रीजन चल रहा था तो इस रीजन में वेलोसिटी रेडियस के साथ भी चेंज हो रही थी और एक्स के साथ भी चेंज हो रही थी, ठीक है. परंतु एक बारी जब फुली डेवलप्ड हो जाएगा तो वेलोसिटी सिर्फ रेडियल डायरेक्शन में चेंज होगी, रेडियस के साथ चेंज होगी, एक्स के साथ चेंज नहीं होगी.
क्लियर बच्चा लोग? यस। एंड इसी रीजन को येलो से लिखूंगा भाई, यही तो पढ़ना था। ये देखिए, जब वेलोसिटी प्रोफाइल पाइप के अंदर स्टेबलाइज हो जाएगी, पूरा का पूरा पाइप विस्कस के इफेक्ट्स के अंडर होगा, दैट रीजन इज कॉल्ड एज फुल्ली डेवलप्ड रीजन. So this is going to be called as fully developed region. Wonderful. And जब तक वो चेंज होता रहेगा एंड स्टेबलाइज होने का कोशिश करेगा, बाउंड्री के इफेक्ट्स अभी मैक्सिमाइज नहीं हुए हैं, उस रीजन को ही कहा जाता है डेवलपिंग रीजन. This is going to be known as developing region. Excellent students of India. अभी देखो, इसको डेवलपिंग रीजन कहते हैं. एंड ऑफ कोर्स एंट्री से लेकर एक भाई लेंथ, भाई एंटर करते ही थोड़ी ना स्टेबलाइज हो जाएगा. एंट्री करी, ग्रोथ हुआ, ग्रोथ हुआ, ग्रोथ हुआ. ग्रोथ कितना होगा या कितना लेंथ कंज्यूम करेगा वो टाइप ऑफ फ्लो पे डिपेंड करता है, ठीक है. बट एक सर्टेन लेंथ के बाद फुली डेवलप्ड होगा, तो ये जो लेंथ कंज्यूम होती है फॉर प्रोड्यूसिंग अ फुल्ली डेवलप्ड फ्लो इज नोन एज एंट्री लेंथ, शोन बाय द सिंबल LE. एंट्री लेंथ शोन बाय द सिंबल LE. क्लियर? यस. One more beautiful thing that you should notice here is that the entry length in case of turbulent flow is lesser than in case of laminar flow. So laminar flow का entry length हमेशा ज्यादा होता है turbulent flow के मुकाबले. turbulent flow के मुकाबले क्यों होता है ऐसा? Because in turbulent flow there is rapid intermixing of fluid particles. So rapid intermixing के कारण velocity profile जल्दी develop हो जाती है टर्बुलेंसी के केस में, ठीक है. सो इसीलिए ही सर ये कह रहे हैं कि एंट्री लेंथ, दिस लेंथ इज लेसर इन कंपैरिजन इन टर्बुलेंट फ्लो इन कंपैरिजन टू द योर लेमिनार फ्लो. वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोटिस हियर इज about the wall shear stress. About what बच्चा लोग? Wall shear stress. You see, चलो इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर देते हैं यहीं पर. ये देखो आप, जो अपना डेवलपिंग रीजन होता है उसमें वॉल शियर स्ट्रेस धीरे धीरे घटता है. एंट्री पे वॉल शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा एंड धीरे धीरे वो वॉल शियर स्ट्रेस कम होता चला जाएगा. और एक बारी जब फ्लो फुली डेवलप्ड हो गया, वेलोसिटी प्रोफाइल कांस्टेंट हो गया. भाई वॉल शियर स्ट्रेस वेलोसिटी प्रोफाइल पे ही तो डिपेंड करेगा ना. टाउ इज इक्वल टू म्यू इनटू du by dy, है ना. सो I'm showing here the variation of wall shear stress. Let me show by yellow color. See, so the wall shear stress is going to be maximum at the entry, okay, and then it is going to decrease something like this, and in the fully developed region the wall shear stress will be constant because the velocity profile is constant. By velocity profile constant हो गया तो du by dy अपना set हो गया, स्लोप सेट हो गया उसका, तो उसके बाद वॉल शियर स्ट्रेस क्या रहेगा पूरे दौरान? कांस्टेंट. सो दिस इज वॉल शियर स्ट्रेस. सो एट द एंट्री द वॉल शियर स्ट्रेस इज मैक्सिमम. वॉल शियर स्ट्रेस इज मैक्सिमम. सो यू कैन ऑल्सो शो लाइक दिस दैट लेट मी शो. डोंट वरी. सी द इफ आई टॉक अबाउट वॉल शियर स्ट्रेस, ओके, so see, if I talk about wall shear stress at the entry, the wall shear stress is more, then you can say that the magnitude of wall shear stress will keep on decreasing. But once the flow becomes fully developed, the wall shear stress is going to become constant. The wall shear stress is going to become constant. Of course, the wall shear stress is going to act in opposite direction. Don't worry about anything when sir is there on the board. Okay. Let me change the direction. Don't worry. So wall shear stress is going to be like this. So you can see the length of the arrow is decreasing. And if length of the arrow is decreasing, this means the magnitude of the wall shear stress is going to decrease in the entry length region.
okay, or you can say hydrodynamically developing region, hydrodynamically developing region, and this region is hydrodynamically developed region. अच्छा ये बताओ इस दौरान वॉल शियर स्ट्रेस क्यों चेंज होता चला जा रहा है? क्योंकि भाई वेलोसिटी प्रोफाइल चेंज हो रही है, du बाय dy चेंज हो रहा है, तो वॉल शियर स्ट्रेस तो चेंज होगा ही होगा, लेकिन यहां के बाद स्टेबलाइज हो चुका है, इसीलिए हम लोग ये किए। तो आप लोगों को पढ़ाया भी जाता है, फिलहाल मैं लेमिनार फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप का बात कर रहा हूं, आप लोगों को बिल्कुल पढ़ाया जाता है कक्षा में, ये लेमिनार फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप सेंटर लाइन वेलोसिटी को क्या कहा जाता है? Umax. And you know the center line velocity is equal to -1/4 mu into del p by del x into r square. कुछ याद है? And once the flow, अच्छा एक और बात, जब हम लेमिनार फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप की हम डेरिवेशंस करते हैं, ठीक है, तो हम लोग ब्यूटीफुली ये सब असम्पशंस लेकर चलते हैं कि जो भी, क्योंकि देखो इस वाले रीजन में आप अगर कोई भी इक्वेशन निकालेंगे, गवर्निंग इक्वेशन वॉल शियर स्ट्रेस की या वेलोसिटी प्रोफाइल का, किसी भी चीज का अगर आप इक्वेशन निकालोगे तो फायदा नहीं होगा। क्यों फायदा नहीं होगा? क्योंकि वो क्रॉस सेक्शन टू क्रॉस सेक्शन चेंज होता चला जाएगा, ठीक है। यही रीजन है कि हम जो भी स्टडी करते हैं अपनी लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो की, वी अज्यूम दैट वी आर फाइंडिंग आउट थिंग्स फॉर फुल्ली डेवलप्ड रीजन, फॉर फुल्ली डेवलप्ड रीजन। हाँ भाई, क्या किसी को याद है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप क्या निकालते हैं? velocity of course that velocity distribution is going to vary with radius not with x, है ना। so u is equal to क्या आता है बच्चे? u max 1 minus small r square by capital R का square। shear stress distribution क्या आता है? minus of del p by del x into r by 2, where small r is the distance from the center. But all these equation which we found out in laminar flow through circular pipe are only and only applicable to the fully developed region. क्लियर बेटा? यहां से बाउंड्री लेयर थ्योरी के भी बड़े सारे अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, इंटरनल फ्लोज के, डक्ट्स के, बट वो सब अलग दुनिया है। मैंने अभी फिर भी हालांकि 2 ही नंबर का क्वेश्चन था, तो जो अपने मेंस के बच्चे हैं जिन्होंने मेंस का पेपर दिया है, वो लोग क्या कर सकते हैं? व्हाट दे आर गोइंग टू डू इज, आप डायग्राम बना दीजिए पूरा 2 नंबर में, और क्या, डायग्राम बना दीजिए और 2 लाइन में लिख दीजिए पूरा, ये डायग्राम बना दीजिए, वॉल शियर स्ट्रेस दिखा दीजिए, डेवलपिंग और डेवलप दिखा दीजिए, पूरा एक्सप्लेनेशन हो जाता है, ठीक है। सो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर कन्वेंशनल एग्जामिनेशन। बेटा ये एंट्री लेंथ की वैल्यूज भी ले लो आप, ये एंट्री लेंथ की वैल्यूज भी ले लो आप। सो एंट्री लेंथ अभी अभी आपको बताए, लेमिनार के लिए ज्यादा होता है एंड टर्बुलेंट के लिए कम होता है। सो इफ आई टॉक अबाउट द एंट्री लेंथ ऑफ laminar flow, beta these are approximate values, okay? so the approximate value for laminar flow entry length is given as 0.05 times the Reynolds number multiplied by diameter, and this was given by a scientist Shah and Bhatti, है ना। so Shah and Bhatti is the name of the scientist. They have given from their experiments they have given this value for laminar entry length, okay। चलो मौका लगा है तो let me also give you the value of turbulent entry length. so you know the turbulent entry length is going to be given as 1.359 Reynolds number raised to the power 1/4 multiplied by diameter, again given by Shah and Bhatti from experiments. so यहां पर आप देख सकते हो भाई लेमिनार का रेनॉल्ड्स नंबर कम होता है, ठीक है, टर्बुलेंट का ज्यादा होता है, लेकिन यहां पर फैक्टर क्या है? 1/4। तो लेमिनार का जो एंट्री लेंथ होता है, सॉरी टर्बुलेंट का जो एंट्री लेंथ होता है वो लेमिनार के मुकाबले कम होता है। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आई हैव गिवन यू। क्लियर? चलो अभी अगर किसी को नोट डाउन करना है तो वो नोट डाउन भी कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें जरूरी हैं एग्जाम के लिए। तो जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं अभी, एस्पिरेंट्स हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए, आपके कहीं काम आ जाएगा। बाकी जो मेंस वाले बच्चे हैं उनको तो मैंने पूरा बता ही दिया है।
ठीक है, चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, 4 नंबर का दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा उसने, प्रूव दैट इक्विपोटेंशियल लाइंस एंड स्ट्रीम लाइंस आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। वो देखते हैं अभी। ओके, लेट अस प्रूव द अदर पार्ट आल्सो, दैट स्ट्रीम लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल लाइंस आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। बेटा इसमें पहले तो आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो मेंस के पे। देखो डिस्क्रिप्टिव पेपर सॉल्व करना अलग दुनिया है और ऑब्जेक्टिव पेपर सॉल्व करना अलग दुनिया है। सो एवरीथिंग हैज टू बी क्रिस्टल क्लियर विद डायग्रामेटिक। इफ देयर आर डायग्राम्स, आप डायग्राम बनाइए पेपर के अंदर, ठीक है। एफएम इस साल आसान आया है, बट इट कैन बी डिफिकल्ट ऑल्सो सम ईयर, यू नेवर नो। एग्जामिनेशन इज लाइक दिस ओनली। इस साल कम मार्क्स का है, यू कैन से नेक्स्ट ईयर फ्लूइड मैकेनिक्स विल हैव मोर वेटेज। तो ये तो चलता ही रहता है, टर्बो मशीन्स फ्लूइड मैकेनिक्स, टर्बो मशीन्स फ्लूइड मैकेनिक्स। आइए सॉल्व कर लेते हैं बेटा इसको। सो आई एम गोइंग फॉर दैट सॉल्यूशन। बेटा सबसे पहले सो लेट अस टॉक अबाउट इक्विपोटेंशियल लाइन। तो कैसे प्रूव किया जाता है दैट टू लाइंस आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर? वेरी सिंपल, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ द टू लाइंस हैज टू बी -1। सिंपल मैथमेटिक्स। तो शुरू करते हैं पहले इक्विपोटेंशियल लाइन से। इक्विपोटेंशियल लाइन इज अ लाइन अबाउट विच द वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन इज अ कांस्टेंट। सो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन क्या होता है? फाई, एंड एवरीबॉडी नोज दैट इट इज अ फंक्शन ऑफ स्पेस, दैट इज x and y. Let us differentiate this function. So this is going to be d phi is equal to del phi by del x into dx plus del phi by del y into dy. Excellent students. If we are talking about phi, this means we are talking about equipotential line. So let me show by some other marker. So we are talking about at the moment for the equipotential line, my dear students. And if it is equipotential line, a line about which the velocity potential function phi is a constant. So about the equipotential line, we all know already that phi is a constant. Phi is a constant. So for equipotential line, d phi will be 0. If something is constant, differential of that is going to be 0. So LHS of this equation, LHS of this equation is going to be 0, is going to be del phi by del x into dx plus del phi by del y into dy. अच्छा मुझे ये बताओ, जब आपने d phi का वैल्यू को 0 पुट कर दिया, इसका मतलब बच्चों आपने इक्विपोटेंशियल लाइन की कंडीशन को इनकॉर्पोरेट कर दिया इक्वेशन के अंदर। सो इसका मतलब है ये जो इक्वेशन यहां पर है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन। मान रहे हो कि नहीं बच्चों? यस, वंडरफुल। क्या हमें इसी का स्लोप निकालना है? यस। तो एक लाइन का स्लोप क्या होता है? dy by dx. सो लेट अस ब्रिंग इट टू दिस साइड. सो माइनस ऑफ del phi by del x into dx is equal to del phi by del y into dy. Wonderful. So from here let us find the value of dy by dx. But this is dy by dx for which line? Equipotential line. Equipotential line. ठीक है? So if this is dy by dx for equipotential line, then dy by dx of equipotential line is going to be minus of del phi by del x divided by del phi by del y. Clear बच्चा लोग? Yes. Okay. Now for solving further, you should know the formulas for velocity potential function. Classroom में आपको beautifully formulas सारे पढ़ा रखे हैं. What is that? U या फिर इक्विपोटेंशियल फंक्शन का डेफिनेशन भी यही होता है, और वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन का डेफिनेशन यही होता है दैट द नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन in a given direction will give you component of velocity in that direction. साइन कन्वेंशंस भी आपको बताए जाते हैं क्लासरूम के अंदर, लेफ्ट हैंड साइन कन्वेंशन, राइट हैंड साइन कन्वेंशन, बट हियर वी आर गोइंग टू यूज द जनरल. सो u is going to be minus of del phi by del x and v is going to be minus of del phi by del y. These are the formulas. चलो रिप्लेस करते हैं. So minus of del phi by del x is u divided by del phi by del y is minus v. तो बेटा ये अपने पास क्या आ जाएगा? This is going to be minus
u by v. So minus u by v is the slope of equipotential line. यहां तक क्लियर? यस, वंडरफुल. आ जाओ अब आप लोग. अब दूसरा कौन से लाइन का बात करेंगे? स्ट्रीम फंक्शन, स्ट्रीम लाइन का बात करेंगे. ओके, तो देखो यहां पर आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, पूरा बखेड़ा ना खड़ा करके. आप लोगों को डायरेक्टली भी पता है दैट ये डिराइव भी करवाया जाता है क्लासरूम में, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन. अरे कुछ याद है? क्लासरूम में ये डिराइव किया जाता है. इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन इज dx by u is equal to dy by v. है ना बच्चा लोग? यस. तो अपने को फिर से स्लोप चाहिए इस लाइन का. सो dy by dx of which line? स्ट्रीमलाइन. dy by dx of which line? Streamline. So dy by dx of streamline is v by u. गजब, लो आ गया v by u. So इसका स्लोप आया v by u, इसका स्लोप आया minus u by v, and you can clearly see, you guys can see that the slope of or du by dy of equipotential line multiplied by dy by dx, extremely sorry. So this is dy by dx of streamline, the product is -1. Hence you can say that both are orthogonal to each other. That both are orthogonal to each other. This is dy by dx is the slope. Don't worry, dy by dx is the slope. So both are orthogonal to each other. Conventional paper है, यहाँ पर आपको इसके नीचे लिखना भी पड़ेगा that as the product of both of them are is -1, so both of them are orthogonal to each other. Clear बच्चों? Yes. So ये 4 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, हर बैच में कराते हैं. वो क्वेश्चंस हर बैच में कराते हैं. सो यू थी अगर आप थॉरो हो चीजों के साथ और आप स्टेप बाय स्टेप एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज मैनर में आप तैयारी कर रहे हो. देखिए, हैप-हैज़ार्ड तैयारी से भी फायदा नहीं होता है. एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज टाइम ओरिएंटेड एंड एग्जाम ओरिएंटेड अगर आप तैयारी कर रहे हैं देन डेफिनेटली आपको कोई रोक नहीं सकता है. बाकी मेहनत आपकी है बच्चों. चलो एक और क्वेश्चन पूछा था. Okay, let us move on to the next question, my dear students, and this is a fantastic question that they have given for 14 marks. So the question is on the board. So first of all, let us read the question carefully and then we are going to solve. वही अपना पुराना खेल. चलिए देखते हैं. So let me mark all the important points with highlighter and I am doing so. A spherical balloon. So there is this spherical balloon is there having 3 meter diameter. The weight of the balloon is 130 Newton and it contains helium gas having a density of 0.22 kg per meter cube. This helium balloon is surrounded by this air having a density of itna. The balloon is tied to a cable. Very good. Balloon is tied to a cable to the ground. When the wind speed is flowing at 5 meter per second, take the CD of the balloon as 0.2. The question was of 14 marks. Nice problem. एंड अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑल्सो. बड़े सारे टाइम आपने अपने डे टू डे लाइफ में देखा होगा यार, प्रमोशन के लिए बड़े बड़े शहरों में क्या एक बलून, एक केबल से एक बलून टाई करके ऊपर टांग दिया जाता है सो दैट द पीपल आर एबल टू सी दैट बलून एंड एडवर्टीजमेंट हो जाता है उस बलून से, है ना. सो सेम मैनर, एकदम प्रैक्टिकल सिचुएशन है. अब बलून जब ऊपर टंगा होगा केबल से तो विंड ब्लो कर रही है और उस विंड के कारण उस बलून के ऊपर क्या लगेगा? ड्रैग फोर्स लगेगा, जिसके कारण वी आर देयर टू बैलेंस द फोर्सेस, जिसके कारण जो केबल है वो थोड़ा इंक्लाइन भी हो जाएगा. तो क्वेश्चन के अंदर वो हमसे यही पूछ रहा है दैट व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द केबल टू द ग्राउंड. आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम. चलो आ जाओ सोल्यूशन कर लेते हैं इसका. मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए डायग्राम बना के रखा है. सो देयर इज दिस येलो कलर थिंग दैट आई एम शोइंग इज द बलून, माय डियर स्टूडेंट्स. So this thing is the balloon. Okay, don't worry. So this thing is the balloon. Okay, and this balloon is filled with helium.
air is coming in from here, so this is air. Let us say that the speed of air by which it is coming is u infinity, due to which this air, there will be drag on this balloon, due to which this cable will be at a certain angle, and hence there is going to be some tension in the cable. There is going to be some tension in the cable. So the first and foremost thing for conventional examination is that in the question, in the solution, you should always write the given data. The given data. चलो बेटा बताओ क्या क्या सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज दे रखी है कि भाई बलून कैसा है, स्फेरिकल बलून है. बलून कैसा है, स्फेरिकल बलून है, ठीक है. नेक्स्ट चीज दे रखी है डायामीटर ऑफ द बलून. सो डायामीटर ऑफ द बलून इज गिवन एज 3 मीटर. सो डायामीटर ऑफ द बलून इज गिवन एज 3 मीटर. नेक्स्ट, द बलून इज फिल्ड विद हीलियम एंड द डेंसिटी ऑफ हीलियम इज ऑल्सो गिवन इन द प्रॉब्लम. Is also given in the problem. What is that beta? 0.22 kg per meter cube. So this is 0.22 kg per meter cube. Also the density of what is given? Air is given in the problem, and density of air is given as 1.225 kg per meter cube is the density of air. What is the other things that are given? Wind speed is given as 5 meter per second. So wind speed I am representing by the symbol u infinity, and wind speed is given as 5 meter per second. One more thing is given, the weight of the balloon. Okay, so weight of the balloon, I am writing this. So this is weight of the balloon is equal to how much? I think it is 130 Newton. Yes. So weight of the balloon is given as 130 Newton. बेटा यहाँ पर सबसे पहली बात समझने वाली तो ये है कि ये जो 130 न्यूटन दे रखा है ना, दिस इज एक्चुअली द वेट ऑफ द बलून मटेरियल. भाई बलून भी तो किसी मटेरियल का बना होगा ना, तो वो मटेरियल का वेट इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड दैट वेट इज गिवन एज 130 न्यूटन. तो यहां पर ये चीज समझो कि हीलियम जो उसके अंदर है उसका अलग वजन होगा. हीलियम जो उसके अंदर है उसका अलग वजन होगा, ठीक है. सो यहां पर फोर्सेस दिखा देते हैं, क्योंकि वो फोर्सेस ही तो दिखाना मेन काम है. सो लेट अस शो द फोर्सेस बाय सम डिफरेंट कलर. लेट मी टेक ब्लू. ओके, थोड़ा सा थिक करके दिखा देंगे. चलिए देखिए. सो सबसे पहले तो कौन सा फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा? 101% द वेट ऑफ द बलून. द वेट ऑफ द बलून is going to act in downward direction. That is already given to you. Now there is helium that is filled into this balloon. So चलो मैं हाइलाइटर से आप लोगों को हीलियम भी दिखा देते हैं, चिंता मत करो. ये देखो, ये पूरे बलून के अंदर क्या भर रखा है बच्चा? हीलियम. हीलियम भर रखा है. So helium is going to the weight of the helium is going to act in downward direction. So the weight of the helium is going to act in downward direction. Wonderful. So therefore, let me show that also here. So therefore, one more weight is going to act in downward direction, and that is weight of helium that is filled inside there. Now this balloon is in air, it is completely surrounded by air, so there will be buoyancy force acting in upward direction over the balloon. Yes or no? Yes. So the buoyancy force is going to push the balloon in upward direction. So what is the other force which is acting in upward direction? It is the force of buoyancy due to air. It is the force of buoyancy due to air. Clear? Yes. Next important thing is that when this air is moving through this balloon, that air is going to apply drag over that balloon, and drag over that balloon is going to act something like this. So this is going to be the drag force. करेंगे फोर्स बैलेंसिंग और इन सारी फोर्सेस को निकालना ही तो मकसद है. फिर सबको बैलेंस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा. अच्छा, एक और फोर्स आप लोगों ने नोटिस करी क्या? बताओ क्या फोर्स है वो? टेंशन. टेंशन. सो टेंशन इज लाइक दिस, जिसका कंपोनेंट्स आप कर सकते हो. सो दिस कैन बी रिटन एज टी कॉस थीटा, एंड दिस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विल बी रिटन एज टी साइन थीटा. क्लियर? चलिए सबको बैलेंस कर देंगे. सो टी साइन, सबसे पहले वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करने का कोशिश करते.
Let us do the force balancing in vertical direction. That is going to be T sin theta plus the weight of helium plus the weight of balloon is equal to buoyancy force of air. Is equal to the buoyancy force of air. Clear बच्चा लोग? Yes, चलो individual forces निकालते हैं. इंडिविजुअल फोर्सेस निकालते हैं. सो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं. लेट अस फाइंड आउट द buoyancy force due to air. So everybody knows from Archimedes principle, buoyancy force is going to be weight of the fluid displaced, and you know this balloon is actually completely submerged in the fluid, so it is going to displace the volume of air equal to its own volume, है ना, equal to its own volume. So buoyancy force due to air is going to be rho of air into g into volume of balloon, into volume of balloon. क्लियर है बच्चा लोग यहाँ तक? यस, चलो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं. बेटा रो ऑफ, मेरे पास पहले से ही कैलकुलेशंस हैं तो मैं आपको आंसर्स ब्रीफ कर देता हूँ. देखो मेन मकसद यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझाना है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें समझाना है. So that is very important. Okay, so therefore buoyancy force, the density of air is given as 1.225 into g is 9.81 into volume of the balloon. So volume of the balloon is going to be 4 by 3 into pi into r cube, 4 by 3 pi r cube. But if I want to write in terms of diameter, this is going to be d cube by 8. D cube by 8. Diameter is already given to you, so you can find out the buoyancy force due to air in this, and the buoyancy force due to air in this will come out to be 169.99 Newton is the buoyancy force due to air. Clear बच्चा लोग? Yes. हाँ, चलो अगला कौन सा फोर्स निकालना है भाई? वेट ऑफ हीलियम. So weight of anything will be written as rho into g into volume. So rho of helium into g into volume of the helium is going to be equal to the volume of the balloon. चलो निकाल लेते हैं. So therefore let me find out weight of क्या बच्चा लोग? Helium. So weight of helium is going to be rho of helium into g into volume of the balloon. Wonderful. फिर से आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है. So I am directly writing the answer here. So weight of the helium will come out to be 30.51 Newton. 30.51 Newton is the weight of helium. Excellent. Next और क्या क्या निकालना है बच्चों? देखो अगला क्या चीज निकालना है? वेट ऑफ द बलून. वेट ऑफ द बलून तो हम लोगों को दे ही रखा है 150 न्यूटन. सारे वर्टिकल फोर्सेस निकल गए हैं, ठीक है, उनको हम बैलेंसिंग करेंगे, लेकिन एक हॉरिजॉन्टल फोर्स भी है, दैट इज द ड्रैग फोर्स. ड्रैग फोर्स भी निकाल लेते हैं. आइए इधर देखिए, डोंट वरी, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं. सो लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ड्रैग फोर्स. सो ड्रैग फोर्स, ऑफ कोर्स ड्रैग फोर्स विल बी ड्यू टू एयर. सो ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला होता है CD इंटू हाफ रो ए यू इन्फिनिटी स्क्वायर. हाफ रो ए यू इन्फिनिटी स्क्वायर. देखो बच्चों यहां पर इंपॉर्टेंट चीज जहां पर बच्चे गोचा खाते हैं वो ये है कि ये जो ए लिख रखा है ना, दिस इज नॉट द सरफेस एरिया of the thing which is in whatever fluid which is creating the drag. It is actually the maximum projected area. Oh my god, it is the maximum projected area in the flow. So it is the maximum projected area in the flow. यहां तक क्लियर बच्चों? ओके, वेरी गुड. अब ये मैक्सिमम प्रोजेक्टेड एरिया क्या होता है? फॉर एग्जांपल मेरे पास लेदर का एक स्फेरिकल बॉल है और वो लेदर के स्फेरिकल बॉल को मैंने फेंका, ठीक है, तो बेटा उस स्फेरिकल बॉल का सरफेस एरिया तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, वो हमें नहीं लेना है, हमें उसका प्रोजेक्टेड एरिया लेना है. तो प्रोजेक्टेड एरिया हम आपको हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के कॉन्सेप्ट में भी पढ़ाते हैं, ठीक है. मैं तो अपने स्टूडेंट्स को सिंपली ये बोलता हूं कि भाई जैसे मान लो कोई स्फेयर है तो अंधेरे कमरे में उसके ऊपर हम टॉर्च मारेंगे तो पीछे वाली दीवार पे एक प्रतिबिंब निकल के आएगा, है ना. देयर इज गोइंग टू बी एन इमेज दैट इज गोइंग टू बी डेवलप्ड ऑन द वॉल दैट इज बिहाइंड द बॉल.
एंड दैट इज सर्कुलर। तो हमें स्फीयर का एरिया नहीं लेना है, सरफेस एरिया नहीं लेना है, हमें क्या लेना है, वो जो प्रोजेक्टेड एरिया बन रहा है उसका एरिया लेना है। और इस बलून के केस में ये देखो ना, बलून पे यहां से टॉर्च मारो तो पीछे एक प्रतिबिंब क्या निकल के आएगा, सर्कल। तो हमें उस सर्कल का एरिया लेना है। तो सर्कल का एरिया कितना बेटा, π/4d²। वंडरफुल, आ जाओ पुट करते हैं वैल्यूज, आंसर निकाल देंगे उसके बाद। सो दिस इज गोइंग टू बी CD का वैल्यू कितना दे रखा है, यस, सो वैल्यू ऑफ CD इज गिवन एज 0.2 इंटू हाफ इंटू रो। कौन प्रोड्यूस कर रहा है, एयर। सो एयर का रो लेंगे, दैट इज 1.225। सो 1.225, सो हाफ इंटू रो इंटू एरिया, एरिया इज π/4 इंटू d², एरिया इज π/4 इंटू d²। सो डायमीटर स्क्वायर is going to be 3 का स्क्वायर, वंडरफुल, मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी का स्क्वायर इज 5 का स्क्वायर। चलो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ड्रैग फोर्स ड्यू टू एयर विल बी इक्वल टू, सो द ड्रैग फोर्स ड्यू टू एयर मास डिस्टेंस इज इक्वल टू, yes, it is going to be equal to 21.64 Newton, 21.64 Newton. This is our drag force. Clear till here? Yes, there should be no doubt. आइए अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, बड़ा ही आसान है। Let us balance all the horizontal and vertical force. So first of all, let us do the vertical force balance. Vertical force balancing. So let us go for vertical force balancing. So vertical force balancing, देखो भाई, buoyancy force upward, बाकी सारे फोर्स नीचे की तरफ। So this is going to be equal to T sin theta. Oh my God, सबस्क्रिप्ट में नहीं लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। So this is going to be T sin theta plus the weight of balloon, very good, plus the weight of helium is equal to the buoyancy force, is equal to the buoyancy force. बेटा आपके पास सारी वैल्यूज पहले से हैं, जब आपके पास सारी वैल्यूज पहले से हैं, क्या आप यहां से T sin थीटा का वैल्यू निकाल सकते हो, यस। सो T sin थीटा इज गोइंग टू बी buoyancy force माइनस द वेट ऑफ हीलियम माइनस द वेट ऑफ द बलून। सो आप देख लो यहां पर निकाली ना फोर्सेस हम लोगों ने। सो अपनी buoyancy force ड्यू टू एयर है 169, minus 30 is 139, minus 30 is going to be your T sin theta. So when you are going to calculate this T sin theta will come out to be 9.37. Very good. Let this equation be equation number 1. Okay dear, wonderful. So vertical force balance हो गया. Let us go for horizontal force balance. Let us go for horizontal force balance. अभी देखो horizontal direction में क्या क्या force balancing है, T cos theta is balanced by drag force. So this is going to be T cos theta. So this is T cos theta is equal to the drag force. And you know drag force is equal to 21.64. So therefore यहाँ से अपना आ गया T cos theta is equal to 21.64. Let this equation be equation number 2. बेटा बल्कि टेंशन वायर का नहीं पूछा है उसने, लेकिन आप कैलकुलेशन से टेंशन भी निकाल सकते हो। सो इजी। अब क्या निकालना है अपने को, दोनों इक्वेशन से डिवाइड कर दीजिए दोनों इक्वेशन को, तो आपका tan थीटा आ जाएगा, है ना। You guys are going to get with the value of tan theta, and tan theta say you can calculate the value of theta. So theta is going to come out to be 23.43 degree, and that's your answer. That's your answer. So a nice problem, good problem. जिन लोगों को नोट करना है वो नोट भी कर सकता है। ये देखो, this was the question. You can note down. You can note down. Okay. And this is my dear students the force balancing in the diagram, and you can note down these calculations, no issues. Note down these calculations. So theta value will be 23.43, and that's our answer.
सो आई होप इस छोटे से वीडियो लेक्चर का आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा एंड आपको एक जो जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था उन्हें स्टेप मार्किंग स्टेप्स पता चल गए होंगे, साथ ही साथ दे कैन ऑल्सो प्रिडिक्ट दी आंसर्स। और भी सब्जेक्टों के वीडियोस आ रहे हैं, सो आप सब देखते चले जाइए। सो एक बढ़िया कैलकुलेशन हो जाएगा कि एग्जैक्टली आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। Rest other students can take the beautiful concepts that I have given in developed and developing flow. कॉलेजेस में जनरली हम लोगों को पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता है, बट आप देखिएगा बीच में क्वेश्चन में हमने ब्यूटिफुली आपको डेवलप्ड एंड डेवलपिंग फ्लो का एक्सप्लेनेशन दिया है। सो एंजॉय दैट एक्सप्लेनेशन। सो दिस इज गोइंग टू बी ऑल फॉर नाउ। दिस इज वरुण पाठक सर साइनिंग ऑफ। नमस्कार, जय हिंद।